स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज भी लेकर आते हैं। लेकिन आज सुपर संडे है कमोडिटी मार्केट के लिए, बड़ी बड़ी खबरें हैं। एग्री मार्केट को लेकर जिस तरह के अनाउंसमेंट शुक्रवार की शाम सरकार की तरफ से हुए, चाहे वो खाने के तेल को लेकर हो, बासमती को लेकर हो, या फिर प्याज को लेकर हो और शुगर को लेकर। इसके अलावा भी एक बड़ी खबर है, वो है सोने और चांदी को लेकर, जहां पर सोना इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ज्वेलर्स के लिए एक बेहद ही अहम खबर है, वो है साइबर ठगों के निशाने पर अब ज्वेलर्स आ गए हैं। उनके साथ क्या हो रहा है ये समझने के लिए चलते हैं हमारे साथ नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बताइए सर, ये मामला क्या है, ज्वेलर्स के साथ क्या ठगी हुई है, किस तरह का क्राइम है ये और कैसे हो रहा है, ताकि ये भी बताएं ताकि जो दूसरे ज्वेलर्स हैं वो भी सावधान और सतर्क रहें। नमस्कार विश्वमोहन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और ET Now चैनल का कि जो इस प्रमुख मुद्दे को आप लोग मीडिया में लेके आए। और परसों जब से हमने इसका टीजर निकाला है तो मुझे देश के से हजारों ज्वेलर्स के जो है या तो फोन आए हैं या मैसेज आए हैं, जिन्होंने अपनी समस्या जो है वो पूरी हमारे सामने रखी है। और इस समस्या का सबसे पहला पार्ट क्या है कि सपोज मान लीजिए कोई लेडी जो है वो आती है दुकान के अंदर और वो लाख सवा लाख रुपए के ज्वेलर्स या ज्वेलरी या 50,000 की ज्वेलरी सेलेक्ट करती है और फिर कहती है कि मेरा बेटा जो है वो इसका पेमेंट करने वाला है या मेरा भाई पेमेंट करने वाला है, आप अपना स्कैनर दे दीजिए और ताकि वो स्कैनर पे पेमेंट भेज सके। जैसे ही दुकानदार स्कैनर भेजता है और पेमेंट उसको आता है, अगले दिन पता चलता है कि साइबर क्राइम में उसकी शिकायत हो गई कि उसका अकाउंट हैक करके यूज हुआ है और उसके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है, भले ही उसने सेल जो है वो 50,000 की करी हो या लाख रुपए की करी हो, लेकिन उसके अकाउंट में 1 करोड़ से 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जितना भी अमाउंट होता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो साइबर पुलिस द्वारा बैंक को चिट्ठी लिख के फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे जो ज्वेलर होता है उसकी वर्किंग कैपिटल को लेके एक संकट पैदा हो जाता है। यदि बैंक से कोई लिमिट चल रही है तो उसको लेके एक संकट पैदा हो जाता है और बाजार में उस ज्वेलर की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है विश्वमोहन जी की अब न केवल उस ज्वेलर के खाते सीज हो रहे हैं, बल्कि उस ज्वेलर ने जो अगर किसी के साथ डील किया है, अगर सपोज किसी बुलियन वाले से बुलियन लिया है, किसी और ज्वेलर से होलसेल ज्वेलरी ली है, तो उसके सप्लायर के भी खाते जो है वो सीज हो जाते हैं और वो सप्लायर को भी बड़े लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है वो खाते खुलवाने के लिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे खाते खुलवाने के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार में भी हमारे ज्वेलर्स भाइयों का शोषण हो रहा है। विश्वमोहन जी, सवाल ये है, आप हमारे कोई दूसरे रिलेटिव्स आपको पेमेंट करेंगे उस स्कैनर के जरिए, स्कैनर वो भेजते हैं और उनके अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं 1 से 2 दिनों में, तो क्या उनके अकाउंट से जो हैक करने के बाद क्या उनके अकाउंट से सारे पैसे भी निकल जाते हैं? नहीं विश्वनाथ जी, इसमें क्या होता है कि जिसके खाते से ज्वेलर को पेमेंट आया है वो कंप्लेन दर्ज करता है कि मेरा खाता हैक हो गया था और हैक किए हुए खाते से ज्वेलर को पेमेंट गया है, कृपया मुझे मेरा पैसा जो है वो वापस दिलाया जाए। तो इसमें ज्वेलर का खाता फ्रीज कर दिया जाता है, वो किसी भी तरह का लेन देन अपने बैंक खाते के माध्यम से नहीं कर पाता। और इसकी हमने जो शिकायत है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 1.5 महीने पहले करी भी थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। चलिए, तो ये एक बहुत ही अहम खबर है, इस पे ज्वेलर्स को सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि साइबर ठगी का अलग अलग मामला यहाँ पर आ रहा है। तो क्या आपके संगठन के जो ज्वेलर्स थे उनको भी इस तरह के सामना करना पड़ा है और क्या आप सलाह देना चाहेंगे उन ज्वेलर्स को? अब सर, प्रतिदिन हमको करीब 20 से 25 कंप्लेन आ रही है हमारे संगठन के अंदर ज्वेलर्स की, जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हम सभी को अभी जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो यही जारी कर रहे हैं कि आपके दुकान में जो माल खरीदने आता है आप उसी के खाते से पेमेंट ले, जो आपको पेमेंट कर रहा है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो उसका जेरोक्स अपने पास रखें और KYC को सत्यापित करके ही आप पेमेंट रिसीव करें। अगर आप KYC सत्यापित करके पेमेंट रिसीव करते हैं और उसके बाद भी अगर आपका बैंक खाता सीज हो जाता है तो वो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी या कोर्ट के अंदर जाके आपका 24 घंटे के अंदर वो खाता खुल जाता है। चलिए, तो ये बहुत ही काम की खबर है, ज्वेलर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की परेशानी उनके लिए बढ़ी है और ये साइबर ठग किस तरह से काम कर रहे हैं ये नितिन जी ने पूरा आपको समझा दिया। लेकिन चलिए अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर लगातार रैली चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, चांदी भी अब 90,000 के पार जा चुकी है। जाते जाते नितिन जी आपसे आखिरी सवाल, छोटा जवाब दे दीजिए, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी है, ये कब तक चलेगी, क्या फेड के फैसले आने तक चलेगी या उससे पहले ही ब्रेक लग सकता है?
सर मुझे लगता है फेड के डिसीजन आने से पहले यहाँ पे 2615 डॉलर का एक रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड में, और नीचे में हम 2538 डॉलर तक आते हुए देख सकते हैं। एमसीएक्स के अंदर 73,200 और 72,800 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। अगर फेड की मीटिंग के बाद वो नहीं ब्रेक होते हैं तो हम ऊपर में 74,800 900 तक के लेवल्स जो है वो इस वीकेंड तक आते हुए देख सकते हैं। और अगर 72,800 का लेवल ब्रेक होता है देन वी विल बैक टू 71,800। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और बताया और ज्वेलर्स को आपने अलर्ट किया कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, साथ ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस का आउटलुक आपने दे दिया। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है, गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए पूरा ही हफ्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है। हमने देखा है कि गोल्ड ने नया हाई इंटरनेशनल मार्केट में बनाया है। सिल्वर अब देखें तो जहां $27 आ गई थी वहां पर अब $31 के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो दो महीने के उच्चतम स्तर पर गोल्ड और सिल्वर के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इंटरेस्ट रेट को लेकर है वो यहाँ पर और प्रबल होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड अब 2610 2620 डॉलर तक स्पॉट के अंदर और कॉमिक्स के अंदर 2650 के लेवल जा सकता है। तो अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 72,520 का लगाएं, टारगेट करीबन 74,700 तक इस वीकली में देखने को मिल सकता है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 88,975 का लगाएं, टारगेट करीबन 91,080 और 93,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में। हमें लगता है कि ये हफ्ता भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि फेड की मीटिंग है, बट जिस तरीके से डिटेल आ रहा है, जिस तरीके से कंसेशन आ रहा है कि शायद 0.50% इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई दे, वो यहाँ पर अगर होता है तो डेफिनेटली गोल्ड को और एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप बताइए बिटकॉइन, आपकी राय? चांदी 90,000 के ऊपर जा चुकी है, क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? तो पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बस 1 मिनट के लिए। देखिए जो फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है ये सब जगह पे हो रहा है, और हम लोग में ऐसा हो रहा है कि हम लोग के आसाम में, फिलहाल मैं आसाम में बैठा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ट्रेडिंग करना ही लोगों को डर लग रहा है। अभी उस तरह का भी सिनेरियो है। चलिए अभी तो सभी लोग सतर्क रहे और केयरफुल रहे। इस तरह के जो भी गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में दिख रही है हो रहे हैं, उसमें हम अलग से आपसे राय पहले भी लिए थे। उस तरह के शोज होंगे तो डेफिनेटली आपकी राय ली जाएगी। गोल्ड और सिल्वर फिलहाल जी हाँ, फिलहाल देखिए लास्ट वीक भी हमने बात किया था कि जो भी सीपीआई डेटा आया था यूएस का, जो रीडिंग आया था वो रीडिंग काफी हद तक बेटर था 2.5, और पीपीआई का डेटा भी काफी हद तक पॉजिटिव था। तो उसके कारण मार्केट में एक 2-3 दिन का एक स्ट्रॉन्ग रैली आया है। और जो फेड का भी एक्सपेक्टेशन है पॉसिबली एक 50 बेसिस पॉइंट का पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी 1-2 दिन थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, और यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखते हैं गोल्ड का या सिल्वर का, देखिए सिल्वर में एक टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है और लग रहा है कि चार्ट वाइज सिल्वर दिख रहा है कि 94,000 to 95,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। और सेम लाइक गोल्ड भी शायद 74,500 तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंट्राडे के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से सिल्वर में बाय करना चाहिए। 89,300 400 काइंड ऑफ लेवल इज ए सेफ लेवल। तो वहां पे अगर सिल्वर आता है तो मेरे हिसाब से बाय पे रहना चाहिए। और यहाँ पे जो 18 को रिजल्ट आएगा तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहे, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर में तेजी रहना चाहिए। तो मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगा, तो आप 18 के डिसीजन से पहले निकल जाए, लेकिन तेजी है इस हफ्ते के लिए भी। अनुज जी भी बुलिश है और बिटकॉइन भी। आप क्या ट्रेडर्स के लिए सलाह दे रहे हैं? दिव्या गगलानी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर पर? गुड मॉर्निंग विष्णुमान जी। गुड मॉर्निंग सर। गोल्ड प्राइस की मैं बात करूँ तो कॉमेक्स में हमें लास्ट वीक अच्छा एक रिकॉर्ड हाई देखने मिला। प्राइस करीब 3.5% ऊपर से, जैसे कि अनुज ने डिस्कस किया कि जो प्रोबेबिलिटी रेट कट का 25 बेसिस पॉइंट से भी 50 बेसिस पॉइंट का हो चुका है, तो उसके जो सेंटीमेंट है ओवरऑल बुलियन ट्रेडर्स के वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए। मेरा व्यू भी बाय ऑन डिप्स का रहेगा ऐसा, क्योंकि रैली जो है काफी अच्छी आ चुकी है। टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने मिला गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। तो एज ऑफ नाउ मेरा व्यू इंटरडे के हिसाब से रहेगा। गोल्ड जो है इंटरडे में 73,500 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 73,200 रखे और टारगेट ऊपर में 73,900 मेंटेन करके चले। और चांदी की बात करूँ तो चांदी में भी हमें कॉमेक्स में ऑलमोस्ट 10% का रैली देखने मिला। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला टॉप एंड हैंडल पैटर्न का डेली चार्ट पे एमसीएक्स के अंदर, जो एक पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। पर कोई भी करेक्शन आता है इंटरडे में 89,500 करीब, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 89,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 90,500 का मेंटेन करके चले। ओके।
तो आप यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में बुलिश है, यहाँ पर आप भी और बाकी के एक्सपर्ट्स भी, उनको लग रहा है ये तेजी यहाँ से कंटिन्यू होगी और लगातार ये रैली चल भी रही है। हमने गोल्ड महाकुंभ में भी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे वो भी काफी बुलिश नजर आ रहे थे और चांदी पर सबसे ज्यादा वो पॉजिटिव थे, उनको लग रहा है कि चांदी लंबी अवधि में काफी तेजी दिखा सकती है। और आज भी देखिए गोल्ड में शानदार तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में तो रिकॉर्ड बन ही रहा है। घरेलू बाजार में 73,750 के करीब अब सोना जा चुका है और हर तरीके से लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए, ETF के जरिए भी लगातार यहाँ पर इनफ्लो बढ़ता दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर अब सुस्ती दिख रही है, पिछले हफ्ते की जो रिकवरी के बाद थोड़ी चाल अब सुस्त पड़ी है। क्रूड $71.5 के पास ब्रेंट क्रूड का भाव है। यूएस में सप्लाई वापस से शुरू हो गई है, जो मैक्सिको की खाड़ी की वजह से जो सप्लाई पर असर हुआ था, और रिग्स काउंट की संख्या भी बढ़े हैं। बिटवन आप बताइए कच्चे तेल पर राय क्या करें यहाँ से? देखिए क्रूड ऑयल में एक बॉटम जैसा बना है फिलहाल के लिए, और वीकली जो चार्ट बना हुआ है नाइमेक्स में WTI का, वो भी एक डोजी फॉर्मेशन है, जहां पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो सेल ऑफ हो रहा था वो शायद सेल ऑफ यहाँ पे रुक सकता है। अभी जो रिकवरी हुआ है जो क्रूड ऑयल का MCX के भाव से 55, 20, 30 से जो रिकवरी आया था 5900 तक, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आउटलुक बनेगा थोड़ा शायद यहाँ पे पॉजिटिव ही बनेगा। इमीडिएटली अगर मैं इमीडिएट जो कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे 5650 या 5700 का एक बेस बनना चाहिए और वहां से सामने 5900 का एक लेवल है। अगर ये टूट पाता है तो मेरे हिसाब से 6050 या 6100 तक बाजार पॉसिबल है। तो उसी व्यू को अगर साथ में लेके हम लोग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो MCX वाला जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है 5700 या 5650 वाला जो कॉल ऑप्शन है, ये अभी 140, 150 के आसपास चल रहा है। तो अगर ये रीच आता है 1995 के आसपास तो हम लोग वहां पे बाय कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 150 to 160 विच इज स्टॉप लॉस ऑफ 70। तो कोई डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से इमीडिएट एक्सपायरी भी ले सकते हैं और नहीं तो नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी वहां पे भी हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा माइल्ड डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। दिव्या गगलानी आप बताइए क्रूड पर आपकी कॉल क्या है? मैं नाइमेक्स क्रूड की बात करूँ तो वो जो लूजिंग स्ट्रीक था ऑलमोस्ट 4 वीक से, वो एक ब्रेक हुआ लास्ट वीक में। हमने देखा कि जो प्राइसेस है करीब वॉलेटाइल रहे, कुछ ज्यादा हमें तेजी देखने नहीं मिली इवन बिकॉज ऑफ द हरिकेन। जो वहां पे रिग्स जो है ऑफलाइन चली गई थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अभी रिग्स जो भी ऑफलाइन गई है वापस से ऑनलाइन आ चुकी है, तो प्राइस में हमें थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है। टेक्निकली भी जब तक प्राइस 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक मेरा व्यू सेल ऑन प्राइस का ही रहेगा। तो 5900 का पुट ऑप्शन है, अगर वो 110 के करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 80 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 160 का मेंटेन करके चले। अनुज जी, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है आज? कॉपर लेड में तो हल्की तेजी है लेकिन जिंक एल्युमिनियम अच्छा तेज दिख रहा है, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए कॉपर और जिंक दोनों में ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और अब देखें तो कॉपर 800 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 799 के आसपास खरीदारी करें, 794.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 809 तक देखा जा सकता है। और वीकली पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो हमें लगता है कि अगेन प्राइस ऑफ 810 से लेकर 815 तक जा सकते हैं। तो पॉजिटिविटी कॉपर में आती हुई दिख रही है। अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर आया है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है जो कि हमें लगता है कि कॉपर में रह सकता है। इसी के साथ जिंक भी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी साथ रह सकती है। तो जिंक में भी करीबन 265 के आसपास खरीदारी करें, 261.80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लग रहा है कि 275 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में जहां पे खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए अब नॉन एग्री के बाद बात एग्री मार्केट की, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे खाने के तेल की, जहां पर लंबे समय से लगातार यहाँ पर डिमांड हो रही थी, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। ईटी नाउ स्वदेश भी लगातार यहाँ पर मुहिम चला रहा था कि किसानों को बेहतर भाव दिया जाए, क्योंकि सोयाबीन के दाम जिस तेजी से गिरे थे उसके बाद लगातार इसकी डिमांड बढ़ी थी। चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीवी मेहता हैं, ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त लिया। सर, आपकी लगातार डिमांड थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, हालांकि ड्यूटी डिफरेंस तो नहीं हुआ है ज्यादा, लेकिन ड्यूटी कम से कम बढ़ा दी गई है। क्या आप इस फैसले से खुश है? आपका रिएक्शन क्या है सर इस पर? पहले तो मैं जो मुहिम छेड़ी थी कि भाई किसान, इंडस्ट्री और मीडिया तीनों ने साथ में एक बात आगे रखी, गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि भाई किसान तकलीफ में है और उसके लिए ड्यूटी बढ़ा एक रास्ता है। और फॉर्चुनेटली जो आज हमारी गवर्नमेंट ने सुनना और पड़ेगा, खास करके
मेरे किसान भाइयों को एश्योरेंस मिल जाएगा कि नया क्रॉप अभी कम से कम 2 या 3 वीक बाकी है, तो तभी अच्छे एटलीस्ट MSP जो 4,892 है वो मिल जाएगी। तो एक बड़ा अच्छा कदम गवर्नमेंट ने लिया है। हाँ जी। ओके मेहता जी, अब कंज्यूमर के लिहाज से बताइए क्या लग रहा है, दाम यहाँ से कितनी तेजी आ सकती है, कितने, क्योंकि आज अगर आप वायदा में भी देखिए तो क्रूड सनफ्लावर वायदा NCDX पर 6% की ऊपरी सर्किट पर है, कितनी तेजी की संभावना आपको दिख रही है यहाँ से? इससे टेम्पररी रिएक्शन आता है और जब इंडिया ड्यूटी होती है तो वर्ल्ड मार्केट इतना नीचे जाता है, दैट्स वन ऊपर, और अभी वही हो रहा है। बाकी टेम्पररी रिएक्शन आएगा, हाँ थोड़े भाव बढ़ेंगे, भाव थोड़े 5-10 रुपए किलो पे बढ़ेंगे, पर क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही मेरे घर में हर महीने 3 या 4 किलो तेल चाहिए, तो अगर 25 रुपये हमारे जेब से ज्यादा अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसान के लिए काफी फर्क है। और एक चीज और बता दूं, हमने काफी अर्बन कंज्यूमर को पैम्पर किया है। जरूरत है किसान के ध्यान देने का, और ये गवर्नमेंट ने सही कदम उठा के किसान का ध्यान दिया है, ड्यूटी बढ़ाई। ओके, बिल्कुल सही बात है, शुक्रिया मेहता जी, क्योंकि किसानों के हक की बात होनी चाहिए। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, इंपोर्ट पे निर्भरता कम करनी है, तो कंज्यूमर्स पर अगर थोड़ा बोझ भी बढ़ जाए तो इसको दरकिनार करना चाहिए, इस मामले को ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान की हालत खराब होती है, उनको बेहतर भाव नहीं मिलते हैं और इससे वो खेती से दूर होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी निर्भरता इंपोर्ट पर बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह के कदम होते हैं, MSP पे खरीदारी का फैसला हुआ, फिर उसके बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो इससे जरूर किसान मोटिवेट होंगे और आने वाले सीजन में भी अच्छी बुआई की उम्मीद की जा रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बासमती और प्याज की खबर लेकर आएंगे, साथ ही पीले मटर को लेकर कि क्या कुछ सरकार का फैसला हुआ, उसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाले हैं, सब बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं बासमती राइस की, जहां पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। $900 प्रति टन का जो MEP लगाया गया था, और लगातार हमसे जब भी विजय सेठिया जी ने बातचीत की थी तो उन्होंने लगातार इसकी डिमांड भी रखी थी, क्योंकि इस बार बम्पर उत्पादन का अनुमान है बासमती राइस का और ओवरऑल राइस का भी। इससे किसानों को कितना फायदा होगा और एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा, समझते हैं विजय सेठिया जी से। बताइए सेठिया जी, क्या आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि MEP को हटाया जाए, अब ये डिमांड पूरी हो गई, आप खुश है, आपका रिएक्शन अब क्या है? मेरा यही मानना है कि किसान अपनी डिमांड तो कभी ठीक ढंग से रखते नहीं है, और उन्हीं की बात को राइस इंडस्ट्री ने बार बार उठाया कि अगर हमें ये फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो हम किसानों को सही रेट नहीं दे पाएंगे। तो सरकार के इस कदम से मैं ये देख रहा हूँ पिछले 3 दिन में पैडी में 5% के करीब कीमतें बढ़ी हैं। जो पैडी 26-27 रुपए बिक रही थी वो 29-30 तक बिकने लगी है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, और एक्सपोर्टर के लिए आपसे सर बताइए कितना बड़ा मौका होगा, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ऐसा है कि इंडिया 50% के करीब यही वैरायटी प्रोड्यूस कर रहा है 1509, और इसकी क्वालिटी की पसंद सारी दुनिया में है। और क्योंकि ये 950 पे एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं था, तो मेरा मानना है कि ये इसका एक्सपोर्ट अब उसी हिसाब से चलेगा। जैसे हमने पिछले साल एक ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट किया, तो इस साल उसको भी इंडिया क्रॉस करेगा। और बासमती का इंडिया की पकड़ जो है सारी दुनिया में अच्छी बनेगी, इंडियन इंडस्ट्री भी पैसे अच्छे कमाएगी और जो किसानों को भी काफी अच्छा पैसा। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज सिर्फ सरकार से अभी मांगनी रह गई कि आपने नॉन बासमती के अंदर पारबॉइल्ड को 20% ड्यूटी लगा के प्राइवेट ट्रेड एक्सपोर्ट करे, और जो रॉ राइस है वो गवर्नमेंट खुद सोसाइटी के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहती है, उसको भी हटाने की अब पूरी जरूरत है, क्योंकि नॉन बासमती का स्टॉक गवर्नमेंट के पास जरूरत से ज्यादा है। ऐसे वो संभलेगा नहीं, जितना स्टॉक बढ़ता जाता है क्वालिटी घटती है, कॉस्ट बढ़ती है और क्वालिटी घटती है। आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई और क्वालिटी घट गई। अभी जो ये भारत राइस के लिए गवर्नमेंट ने अपना पुराना चावल दिया, उसको रिकंडीशन कराने की कीमत भी सरकार को अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। आप अच्छा है कि आप सरकार को अलर्ट कर रहे हैं कि बासमती के बाद नॉन बासमती एक्सपोर्ट पर भी राहत दी जाए, ताकि जो गलत है वो भी खत्म हो और साथ ही जो क्वालिटी डिग्रेड होगी उससे भी आपको राहत मिले और सरकार की भी रेवेन्यू बढ़े, यहाँ का राजस्व बढ़े। शुक्रिया सर, वक्त कम है, आगे कुछ और खबरें लेनी है। अब बात होगी पीले मटर की, जहां पर अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो समय सीमा थी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब इसे दिसंबर तक कर दिया गया है। विवेक जी हमारे साथ,
BSA फाउंडेशन के MD है। शुक्रिया विवेक जी। बताइए सर, 31 दिसंबर तक लोगों को लग रहा था कि 31 अक्टूबर से भी पहले खत्म किया जाएगा, तो 31 दिसंबर भी हो गया है। क्या उससे चने की कीमतों पर कुछ लगाम लगेगी या बाकी दालों की कीमतों पर? नमस्कार विश्वमोहन। नमस्कार। निश्चित रूप से ये दालों के प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आएगा और इंडस्ट्री ये अनुमान लगा रही थी क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा पे पीली मटर का इंपोर्ट हुआ है, तो शायद सरकार दालों के प्राइस को बढ़ाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए इस पे कुछ ड्यूटी लेके आएगी या 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाएगी। लेकिन सरकार का मानना बिल्कुल अलग था और सरकार ने इस चीज को नोटिस किया कि पीली मटर के इम्पोर्ट के कारण प्राइसें काफी कंट्रोल पे हैं और चना जो आज एक सर्टन लेवल पे है, सरकार का ये मानना है, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अगर उन्होंने ये बढ़ाया है तो उनका दृष्टिकोण ये होगा कि मटर इंपोर्ट से प्राइसें कंट्रोल में है। मटर सिर्फ चने को कंट्रोल नहीं करता है, बाकी दालों को भी बहुत बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करता है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ती पीली मटर है आज की डेट पे और जब इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो ये बहुत सारे दालों को, सस्ते दालों को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो सरकार का ये बिल्कुल स्ट्रांग मानना है कि इस इंपोर्ट से ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन से 3 मिलियन टन के आसपास मेरे को लगता है कि 31 अक्टूबर तक ये इंपोर्ट हो जाएगा और एक आध 2 महीने में थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ेगी, काफी मात्रा पे मटर आएगी। तो सरकार प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस इंपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया है। इंडस्ट्री की सारी चीजों को दरकिनार करते हुए वो सरकार ने इसको प्राइस कंट्रोल के हिसाब से इन चीजों को बढ़ाया है, जो थोड़ा अप्रत्याशित था इंडस्ट्री के हिसाब से। पर बिल्कुल आपको लगता है कि इससे राहत मिलेगी और दाम कुछ बाकी दालों के भी कम होंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एक कंज्यूमर सेंट्रिक है और प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है हमारा, तो अगर कम प्राइस में कुछ और चीजें सब्स्टिट्यूट मिल रही तो हम उधर जाएंगे। शुक्रिया सर, वक्त आज कम है थोड़ा। अब बात करते हैं प्याज की, जहां पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया गया है $550 प्रति टन का और एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए लासलगांव मंडी से हमारे साथ जयदत्त होलकर सर है। जयदत्त जी, आप लगातार ET 9 स्वदेश पर जब भी आए तो आप ये डिमांड कर रहे थे कि MEP को हटाया जाए, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम किया जाए। अब खुश है या पूरी तरह से आप चाह रहे थे एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी खत्म किया जाए? देखिए, ये खत्म MEP निकाल दिया ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो ड्यूटी है अभी भी 20% वहाँ पे रखी गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो डिसीजन लिया है ये काफी देर के बाद लिया गया है, जब किसान ने अपना प्याज, लगभग ये जो प्याज है मार्च मंथ में यहाँ पे निकला हुआ प्याज है, लगभग 6-7 महीने पहले ये प्याज निकला हुआ है और अभी 6-7 महीने के बाद ये निर्यात मूल्य यहाँ पे कम करने का निर्णय लिया है। जब तक जो छोटे किसान है उन्होंने अपना प्याज बेच चुके, उनके पास अभी प्याज ही नहीं है। जब 1000 रुपए क्विंटल से किसान प्याज बेच रहा था तब निर्यात खुली करनी चाहिए थी। लेकिन सर अब तो नया प्याज भी आने वाला है 1-1.5 महीने में, जैसा आप भी कह रहे थे कि नवंबर से शुरू हो जाएंगे, उस समय तो किसानों को फायदा होगा। नहीं, वो आगे क्या होगा ये किसी की गारंटी नहीं। हो सकता है अभी महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही खत्म हो फिर एक बार MEP लगाई दी जा सकती। अभी प्याज निर्यात होने वाला नहीं या कम मात्रा में होने वाला है, तब ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि अगर ये डिसीजन जनवरी में लिया होता तो सब किसानों को यहाँ पे वो बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता था। जब किसान नुकसान में प्याज बेच रहा था तब एक्सपोर्ट होना जरूरी था। अब 4000 रुपए अगर देश में प्याज बिक रहा है तो कौन एक्सपोर्ट करेगा, कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा और कितने किसान के पास प्याज अभी बचा हुआ है ये भी अब देखना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटे किसान है उनको नई फसल लागत करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उस जरूरत के लिए वो अपना प्याज धीरे धीरे बेचता है। अभी जो बड़ा किसान है या बड़े व्यापारी है जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है उन्हीं के पास अभी प्याज गोडाउन में हो सकता है, छोटे किसान के पास अभी प्याज रहा ही नहीं है। तो ये जो निर्यात खुली करने का गवर्नमेंट बोल रही है इसका कुछ ज्यादा फायदा किसानों को नहीं होने वाला है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब नए सीजन तक अगर यही फैसला रहे तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बम्पर उत्पादन नए सीजन में होगा तो उसका फायदा जरूर किसानों को मिलेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अनुज जी आपका भी और साथी बिटूपन और दिव्या गगलानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।